हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। Dear students, hope all well. Now today we are going to discuss jumbled sentences which we get in our exams, and more or less before entering into this discussion, I would like to highlight not only in this class but you will find jumbled sentences even in other exams related to employment in staff selection commission, even in banks, even in railway. So this is a very wonderful exercise. Even for the lovers of English, this would be very helpful. Before entering into question and answer session, I will like to highlight, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेट रूल्स ऑफ ग्रामर इसमें नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में भी किसी भी ग्रामर में नहीं है। सेंटेंस क्या होता है? बाई सेंटेंस वी मीन इट शुड बी मीनिंगफुल। कैसे? अगर मैं कहूँ राम जाता है टिफिन स्कूल लेकर रोज, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हुआ। वन शुड ट्राई टू क्रिएट मीनिंग। हमको क्या कोशिश करनी है इन सेंटेंस के पीछे? लॉजिकल बात यह है कि वी हैव टू क्रिएट अ मीनिंग। एक उसका अर्थ तो निकले, वेदर इट इज हिंदी लैंग्वेज, वेदर इट इज इंग्लिश, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। Although you are getting I think 4 or 5 marks in this exercise, but this is very useful otherwise also to frame the sentences in a proper order. देखिए हमको कैसा मिलेगा? रीअरेंज सेंटेंसेस, रीअरेंज करना है हमको। ऑब्लिक दिया हुआ है, बार बार आप इस साइन को ऑब्लिक कहते हैं, ये आप जो देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्लिक। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ हाईलाइट करता हूँ, ये सारा सेट है पूरा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज इंग्लिश, जहाँ भी है, जो भी भाषा है, हमको एक मीनिंग अपने दिमाग में बनाना है पहले उसका, फिर उसको ट्राई करना है। लेट अस सी। द ऑब्जेक्टिव इज टू रीऑर्डर द वर्ड्स और फ्रेजेस इनटू अ सिंटैक्टिकली कोहेरेंट एंड कंप्लीट सेंटेंस। यानी शब्दों को जोड़ जोड़ के उनको अरेंज करके एक अर्थ निकले, ये काम करना है। और following are some exercises that you can do to make yourself better at solving jumbled sentences. So rearrange the following group of words and phrases to form meaningful sentences, because our point of discussion is meaningful. First sentence, are machines oblique to think, फिर again oblique is there, robots that use a computer brain। कुछ कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है, अब अगर हम हिंदी में ट्राई करते हैं तो ये क्या बनेगा कि क्या रोबोट्स मशीन है, ऐसा करके मुझे कुछ कुछ हल्का हल्का आइडिया हुआ। अच्छा, थिंक भी है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, पूछा जा रहा है शायद कि क्या रोबोट्स मशीनों की तरह या मशीनें रोबोट्स की तरह सोच सकती हैं, ऐसा कुछ करके मेरे को आइडिया हो रहा है। स्लोली स्लोली देखिए। फर्स्ट थिंग, आर मशीन्स टू थिंक, रोबोट्स that use a computer brain। As I told you, जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की है, we don't have set of rules। जैसा कि अधिकतर हमारे एक्सरसाइज में हमारे को मालूम है, एक्टिव पैसिव कैसे होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होगा, टेंसेज में क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वो एक्सरसाइज हम करेंगे। बट हियर वी डोंट हैव अ सेट रूल, सेट पैटर्न नहीं है। पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्या आंसर आता है इसका? रोबोट्स आर मशीन्स दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन टू थिंक। अब अगर गलती से मेरे से ये हो जाता है कंप्यूटर आर मशीन्स, तो वैसे भी गलत है। थोड़ा थोड़ा हिंट आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। देखिए थोड़ा सा सीख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? सिंगुलर है यहाँ पर, वेयर एज यू सी मशीन्स क्या है? ईएस लगा है, प्लूरल हो गया। रोबोट्स अगेन इज अ प्लूरल।
तो कुछ कुछ हमको अब इस तरह से सीखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया इसका? रोबोट्स सिंगुलर है, आर है बिल्कुल। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड जब हम करेंगे ये और हमारे काम आएगी एक्सरसाइज। रोबोट्स आर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। मशीन्स इन्होंने फिर दिया है अपने को प्लूरल, क्या हम ऐसा याद रख सकते हैं? दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन, पूरा एक फ्रेज हो गया। अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दिमाग, ऐसा कुछ करके हम समझ सकते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। So now it makes a complete sense. I will like to say this is a meaningful sentence. So here we gain 1 mark. Then we go for second one. Are sent computer brain in the robots, ये apostrophe है, इसका मतलब है रोबो के पुर्जों में। मैसेजेस अगेन प्लूरल हम देख सकते हैं। फ्रॉम द मोटर्स अगेन इट्स अ प्लूरल वर्ड। तो कुछ कुछ हमको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझते हुए काम में लेना है। कुछ भेजा जाता है, मैसेजेस जैसी कोई बात है, कहाँ कहीं से कहीं जाता है, याद कीजिए, ध्यान कीजिए, ऐसा सोचिए, इसको बार बार 2-3 बार पढ़ने का समय आपको मिलेगा। 5 मार्क्स के लिए हम जितना बजट है हमारा उतना टाइम लगा सकते हैं। सो यू सी, आउट ऑफ 180 minutes we are getting 5 marks, तो कैलकुलेट द टाइम यू कैन डिवोट ऑन दिस एक्सरसाइज। मतलब जितना समय का बजट हमको इस पे दिया गया उतना लगा सकते हैं बहुत आराम से। देखिए आर सेंट, आर अगेन कोई ऐसी बात है कि कैसे किया जाए। सबसे पहले अगर हम सोचें कि क्या चीज़ प्लूरल दिख रही है हमको, मैसेजेस, मोटर्स। देखिए आंसर में क्या है, वी हैव डन दिस। मैसेजेस आर sent from the computer brain to motors in the robots part। यहाँ पे apostrophe है, रोबोट्स पार्ट्स में क्या हुआ हिंदी में भी समझ लीजिए। मैसेजेस भेजे जाते हैं कहाँ पर? कंप्यूटर ब्रेन में। कहाँ से? मोटर्स से। कंप्यूटर ब्रेन की जो मोटर्स हैं, कंप्यूटर का ब्रेन एक है बट कंप्यूटर के मोटर्स कई लगी हुई हैं ब्रेन में, एक ब्रेन में कई मोटर्स हैं। तो कहाँ भेजे जाते हैं? रोबोट्स के अलग अलग हिस्सों में। यानी रोबो एक है यहाँ पे, इसके कई हिस्से हैं, इन हिस्सों में मैसेज भेजे जाते हैं। कंप्यूटर का एक दिमाग है। डेफिनेट आर्टिकल यहाँ लगाया हुआ है, मैं आपको छोटे छोटे हिंट देता चल रहा हूँ। इन द रोबोट्स पार्ट्स। So we make a meaningful sentence once again with are sent computer brain in the robot's parts messages from the two motors। So once again we have done a very good sentence। थोड़े से ये टिपिकल मैं आपको बता रहा हूँ बट दीज आर वेरी हेल्पफुल। माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देखिए हम जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज घर पर बोलते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसी में मीनिंग इसका निकालने लगेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वॉट एवर वी स्पीक, विच एवर लैंग्वेज वी स्पीक एट होम। मान लीजिए आप घर पर पंजाबी यूज़ करते हैं, आपका ब्रेन भी इसको पहले पंजाबी में ले जाएगा, या बंगाली बोलते हैं तो बंगाली में ले जाएगा। ठीक है, वन थिंग। देन व्हाट विल हैपन, अगेन योर ब्रेन विल ट्राई टू मैनेज दीज वर्ड्स इन कोहिरेंट। क्या कहा गया? एक सिंटैक्टिकली, शाब्दिक रूप से कोहिरेंट हो, समझ में आ जाए, हम लोग कॉम्प्रीहेंड समझ जाएं इसको। तो वो हमको काम करना है यहाँ पे, ऐसा लिखना है कि वो क्लियर हो जाए मैसेज। नाउ वी गो टू थर्ड वन। वी हैव डन सेकंड, कैन बी, टू डू, ऑफ वर्क। अगेन वी सी अ प्लूरल, रोबोट्स। प्रोग्राम्ड, पहले से तैयार किए गए हैं, पास परफेक्ट यूज हो रहा है। मैनी काइंड्स इफ यू सी, अगेन इज अ सिंगुलर। कुछ कुछ हमको समझ में आया।
रोबोट्स अगर मैं कहूं कैन बी प्रोग्राम्ड टू डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, अगर मैं हिंदी में सोचूं कि रोबोट्स को इस तरह से प्लान किया जाता है, इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो कई तरह के काम कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ये काम ज़्यादा बढ़ गया, बट थिंकिंग इन आवर मदर टंग becomes easy, and to gain full marks in this exercise again I want to make easy for you, मैं आपके लिए सरल विधि बता रहा हूं। ओके, आंसर इज रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, प्लूरल हो गया, रोबोट्स आ गया, कैन बी प्रोग्राम्ड किया जा सकता है, टू डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, वर्क्स थोड़ी है वहां पे, मैनी काइंड्स ऑफ वर्क इज देयर। So I think in this exercise we will gain 100% marks, not only in this exercise but whatever we are discussing here I am making it as good as possible, as easy possible to understand for all of us. Then we see fourth is this is oblique, once again ये जो निशान है it is called oblique, is the computer science concerned with robotics field and engineering creating robots। यहाँ पे हमको सेंटेंस कनेक्टर्स जो होते हैं एंड बट जोड़ने वाले शब्द, प्लूरल्स, ये जो टेंसेस का हिस्सा है, कंसर्न्ड फील्ड एंड इंजीनियरिंग क्रिएटिंग रोबोट्स, प्लूरल्स। अगेन आई वांट टू से दैट दिस सेंटेंस इन इटसेल्फ इज टिपिकल, थोड़ा सा विचित्र है, फिर भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल डिस्कस। इज द कंप्यूटर साइंस, तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं करना हमको, कहीं क्वेश्चन मार्क दिया है, इफ दे वांट टू यू टू मेक अ क्वेश्चन दे विल गिव यू अ क्वेश्चन मार्क, जो कि यहाँ हमको नहीं दिया गया है, प्लीज ये भी नोट कर लीजिए पॉइंट। तो यहाँ पे वी डोंट हैव क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी साइन अगर दिया गया है तो एंड में हमें भी ये यूज करना पड़ेगा। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, आपका मीनिंगफुल सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि इट शुड कैरी दीज मार्क्स इन द एंड ऑल्सो, नहीं तो बात का मीनिंग चेंज हो जाएगा। नॉर्मली वैसे तो हमें नहीं मिलता है इन्वर्टेड कॉमास, ये वाले इस तरह से जब सेंटेंस हम पूरा कर लेते हैं ये वाले, बट इफ यू गेट दीज इन्वर्टेड कॉमास तो यू शुड मेक अ मीनिंगफुल कोट, किसी के कहे हुए को आपको फिर इनके बीच में ही जवाब देना है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा दिया है तो ये सेंटेंस हमें मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, फोर्थ सेंटेंस इज बिट टिपिकल, टेक योर टाइम एट लीस्ट 30 seconds टू स्टडी इट वेल, देन वी विल डिस्कस। मुझे हिंदी में समझ जो आता है, मेरी मदर टंग हिंदी है, मुझे कुछ कुछ ऐसा लगने लग गया, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स फील्ड, इंजीनियरिंग, ये सब मिलकर रोबोट्स बनाते हैं, कुछ मेरी समझ में ये बात आई है। कोई बुराई नहीं है, हम ऐसा भी सोच लें, इतना भी अगर हम कर पाते हैं गुड। टिपिकल है ये, विचित्र सेंटेंस में कहता हूँ ऐसा सेंटेंस। क्या क्या चीज़ें हमको इसमें फिट करनी है, कंप्यूटर साइंस की बात है, रोबोटिक्स फील्ड की बात है, इंजीनियरिंग की बात है, ये सब मिलकर रोबोट्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से मैं अब कुछ कुछ इसके मीनिंग के आसपास पहुंचने लग गया। नाउ कैन वी थिंक इन इंग्लिश, ऑल्दो इट इज अ बिट लेंथी एक्सरसाइज, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी देश में भाषाएं अलग अलग हैं, बट स्टिल द करेक्ट आंसर इज रोबोटिक्स इज द फील्ड, किसकी है, ऑफ कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट का नाम आ गया, सिंगुलर है, रोबोटिक्स नाम है, जैसे फिजिक्स नाम है, मैथमेटिक्स नाम है, तो ये नाम हो गया, एंड जोड़ दिया गया, कंजंक्शन लग गया, जोड़ने वाले शब्द है ना हमारे पास, एंड बट दैट विच, इससे जोड़ते हैं हम। इंजीनियरिंग
कंसर्न्ड विद, प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पे विद, कैसे, क्रिएटिंग रोबोट। अब रोबोट एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि पूरा सिस्टम है इसमें, तो वापस समझिए इसको करेक्ट मीनिंग। रोबोटिक्स ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो कि ऐसी इंजीनियरिंग से मिली हुई है जो रोबोट बनाने में सहायता करती है। ये मीनिंग इसका हिंदी में हुआ। As I told you, still we don't have any rules of grammar and composition to frame or rearrange the jumbled words. ये क्या कहते हैं हमको, jumbled words हैं, to make a meaningful sentence. So these exercises I hope will make you more confident than before. पहले से आप ज़्यादा confident होंगे। ऐसा करें, सोचें क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिट हो सकता है। You may try to do at home in a rough space. You can try which meaning is giving you nearest meaning. सबसे पहले हिंदी में या जो भी भाषा आप समझ सकते हैं उसमें बनाकर देखिए, ट्राई कीजिए and check and recheck again and again whether you have framed the sentence correct. Here we go. Next set of questions for you. Rearrange the following group of words and phrases to form meaningful sentences. First one, अच्छी तरह पढ़िए इसको। Threat, earth, global, to, on, today is warming the biggest life single. मुझे कुछ कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की इसमें बात कही जा रही है। क्या शब्द है, थ्रेट, कुछ डर जैसा चीज है, कहीं ना कहीं कोई डर है। किससे हो सकता है, कॉमन सेंस का मैटर है। ग्लोबल अलग लिखा है, वार्मिंग अलग लिखा है, क्या हम अब समझ सकते हैं हिंदी में। सिंगल का मतलब हो गया कि ये अकेला ही काफी है, कुछ ऐसा मन हमारे दिमाग में इमेज आई। सबसे बड़ा बिगेस्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हम समझ गए, टुडे आज की बात है, कुछ ना कुछ ऐसा है। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कुछ कुछ ऐसा लगने लग गया। नाउ द करेक्ट आंसर इज, लेट अस एंटर इनटू इट। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। डिग्रीज हम कभी मौका लगेगा जरूर करेंगे, गुड बेटर बेस्ट आप जानते हैं, बिग बिगर बिगेस्ट, गो वेंट गॉन नहीं, बिगेस्ट। मैं कंसर्न टू बिग बिगर बिगेस्ट, सबसे बड़ी क्या है, सिंगल, एक ही सबसे बड़ी हमको। थ्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, धमकी नहीं है, यहाँ थ्रेट का मतलब है चेतावनी। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट, किसको है, आम जनजीवन को, टू लाइफ, कहाँ पे, ऑन अर्थ, कब है, टुडे। प्लीज चेक, हैव वी यूज्ड ऑल द वर्ड्स, हैव वी इनकॉर्पोरेटेड ऑल द वर्ड्स, क्या हमने सारे वर्ड्स सेंटेंस में काम में ले लिए हैं। काइंडली प्रैक्टिस। Not only I will guide you but request you also to utilize all the words. आधा अधूरा बना के नहीं आएंगे, नहीं तो हमारे मार्क्स, you know, to gain 100% in such kind of exercises, it requires practice. Practice, please practice, practice and practice with these kinds of questions. Now let us discuss second. Average used term, Earth's rise, the describe in temperature is to unnatural the। कुछ कुछ मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की बात कही जा रही है, राइज इन टेम्परेचर, कुछ एवरेज कुछ है, ऐसा समझ में आया। डिस्क्राइब मतलब बताता है, अननेचुरल यानी अप्राकृतिक रूप से कोई, हम सोच सकते हैं कोई टेम्परेचर राइज की बात कहना चाहते हैं। लेट अस ट्राई वंस अगेन, कहाँ की बात है, अर्थ की। कुछ ऐसा लगता है कि
इस सेंटेंस में ये हिंदी में मीनिंग मेरे लिए छुपा है कि धरती का तापमान इन दिनों सामान्य स्तर से कुछ बढ़ गया, ऐसा कुछ कुछ मुझे अपीयर होता है। सीम्स, इट सीम्स कि ये मीनिंग होगा, बिकॉज आई स्पीक हिंदी, तो मेरे को हिंदी में ये समझ आया। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। कौन सा कोई टर्म होगा, हमें वो टर्म नहीं बता, एक ही है तो द टर्म इज कनेक्ट हो गया। क्या काम आता है? यूज्ड टू डिस्क्राइब, बताने के काम आता है, या समझाने के या व्यक्त करने के काम आता है। क्या चीज? ए प्राकृतिक जो धरती के तापमान में सामान्य तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मुझे जो बात समझ आई, इंग्लिश में अगर बोलूं कि राइज इन टेम्परेचर या कुछ एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज हो रहा है, ये हमको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। Once again, I wish to highlight, in at least in English grammar, we don't have set rule or principles. One thing is there only, and that is practice. Practice and practice at home. And watch these kinds of video once again, and more to get conceptually clear. Okay, we have discussed this one. Then we go to number 3. The warming increased driver dioxide primary global is carbon off. अब कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे दिमाग में कि ड्राइवर का यहाँ क्या मतलब है। फिर एक बिल्कुल ही अलग सी चीज आई है, कार्बन और डाइऑक्साइड। ग्लोबल मतलब जैसे कि पूरे विश्व में या पूरी धरती की बात है। कुछ ऐसा मेरे को अब दिमाग में बात आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कुछ कहना चाहते हैं कि कुछ वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग वापस से हमको मिला गया। ये देखो ग्लोबल एंड वार्मिंग। तो दिस इज हाउ वी कैन मैच। ये जो फॉर्म्स होती हैं आईएनजी, पार्टिसिपल कहते हैं इनको, कंजंक्शंस, जोड़ने वाले, अभी अभी हमने देखा है। क्या हम इनको, जैसे इंक्रीज्ड, तो ये काम करने वाले शब्द हैं। इंक्रीज्ड बिल्कुल सिंपल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हम इनको कनेक्ट करके देखें कुछ वापस से? ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम है, या कार्बन है या डाइऑक्साइड है। कैन वी यूज नाउ? कुछ हिंट, कुछ क्लू आपको मिलने शुरू हुए। क्या कोई चीज बड़ी है? समथिंग हैज इंक्रीज्ड, कुछ ना कुछ। ये वाला देखिए, कुछ बड़ा है, देखते हैं। इंक्रीज्ड, सॉरी, अच्छा हो जाएगा। ओके। Now we were discussing increased carbon dioxide is the primary driver of global warming. तो मैं उस समय, मेरी समझ में नहीं आया यहाँ ड्राइवर का क्या रोल है। मैं उस समय एकाएक सेंटेंस पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया। मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड तक ठीक था, ग्लोबल वार्मिंग मैंने कैच कर लिया, प्राइमरी और ये वाले शब्द मेरे को आई वांट टू हाईलाइट, मैं इनका कनेक्शन नहीं बैठा पाया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां तक मैं ठीक था। इज बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मैच हो गया। अब समझ में आया मेरी कि द प्राइमरी, यानी ये मेन काम कौन कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जो कि बेसिक चीज है, प्राइमरी है। कौन जिम्मेवार है इसका? यही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राइवर है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। तो अब मैं समझा प्राइमरी ड्राइवर का यहाँ मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
Is the sentence clear now? Please read it again and again to gain more confidence. Let us be confident. Still we have time for preparation. Try to get full marks in such an exercise. Now we go to number 4. इम्पैक्ट यानी कोई असर है किसी बात का, ऑलरेडी पहले से ही है, वार्मिंग आईएनजी फॉर्म में है, इज क्रिएटिंग अगेन आईएनजी, ग्लोबल। अगर अलग अलग वर्ड निकालते हैं, असर पहले से, गरमाई का है, बना रहा है, विश्व में या धरती पे, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण हिंदी में। क्या हम हिंदी से इंग्लिश में जोड़ सकते हैं? यस, क्यों नहीं। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। वापस देखिए, काइंडली चेक वेदर वी हैव यूज्ड ऑल द सेंटेंस, ऑल द वर्ड्स गिवन टू अस। क्या सारे वर्ड जुड़ गए इसमें आके? इम्पैक्ट सबसे पहले वहां दिया गया। अब इसका करेक्ट मीनिंग करते हैं हिंदी में। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा विश्व जो गर्म हो रहा है, धरती का वातावरण पहले से ही, ग्लोबल वार्मिंग ने पहले से ही एक महत्वपूर्ण निशान छोड़ रखा है या महत्वपूर्ण असर छोड़ रखा है। इसका हिंदी में मीनिंग मेरे को ये मिलता है। नाउ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। अब ये अपना सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग की महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी पहले से ही एक महत्वपूर्ण असर छोड़ रही है। इन हिंदी इट मीन्स टू मी। सो दिस इज वन ऑफ द वेज in which we can solve jumble exercises, jumbled sentences। पहले से ही ये jumbled हैं, we have to rearrange। It's a wonderful exercise, my dear students, please practice। I have made some questions for you, read them, kindly note down, rearrange the following groups of words and phrases to form a meaningful sentence। क्या करना है आपको? हमको इसमें rearrange करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस भी हैं, मुहावरे टाइप। क्या बन जाएगा इनका? सॉरी, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, रीड देम केयरफुली, ट्राई टू कनेक्ट द मीनिंग एंड देन you will form a meaningful sentence। Own their life overconfident thoughts people within। अब देखिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आप कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेरे को समझ में आई बात क्या है, दिस वन, ये सारे वर्ड्स क्या कह रहे हैं? कुछ लोग अपने अंदर, अपने विचारों में इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं। यहां आंसर नहीं बनाए मैंने, इट इज जस्ट फॉर यू, यू ट्राई एट होम। कुछ ऐसा नहीं लग रहा पीपल ओवर कॉन्फिडेंट है और ये विचार उनके अंदर बैठा हुआ है। पीपल ओन या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, ऐसा शुरू कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ थॉट, आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। मैं आपको क्लू दे रहा हूं, सोचिए और बन जाएंगे। सो वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अदर्स थे, अदर्स दे ऑफ नो, अनअवेयर आर बट देमसेल्व्स दे।
जो मुझे समझ में आ रहा है सेकंड वन, कि इस बात से ये कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, अनभिज्ञ हैं, इनको पता ही नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं अपने आइडियोलॉजी में, ऐसा करके कुछ मेरे को अंडरस्टैंडिंग बनी है। उनको पता ही नहीं है कि हम अनअवेयर हैं। जो दूसरे हैं अदर्स, कनेक्टेड अगर करके देखते हैं तो ये बनेगा। बट है एक बहुत बड़ा हमको वर्ड मिला है, मतलब मुझे अब क्लियर हुआ कि ये लोग समझते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन अब बट से मैं पहचान पाया कि ये अनअवेयर हैं, दे डोंट नो। क्लियर? These are some hints, food for thought, for exercise to your brain. So I have given you hint. Okay. Experience others use of they enable the are to make. कुछ अनेबल जैसी कोई बात है कि ये कर नहीं पाते। एक्सपीरियंस है कि कुछ ये ऐसी चीजें दे आर अनएबल टू एक्सपीरियंस। तो अगर मैं कह दूं कि दे आर अनएबल टू एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा बनेगा? ट्राई कीजिए। ट्राई टू सॉल्व, मे बी रॉन्ग मे बी करेक्ट, बट यू शुड ट्राई एट होम। हम कह सकते हैं दे आर अनेबल मेक एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं। ट्राई, प्लीज ट्राई। देन फोर्थ वन, हैबिट कंसर्न ऑल, we have solved this, we are solving this one. Habit, fourth one, habit concern all this highly two of kind damaging is। मतलब जो मुझे थोड़ा सा आया है कि कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये आदतें कुछ खराब करने वाली हैं। हैबिट है, डैमेजिंग है, कि ये कुछ आदतें इस तरह की हैं, अगर आप ऐसे विचार रखते हैं तो आप कुछ खराब हो रहा है, डैमेजिंग, आईएनजी लगा है, हैबिट है। कंसर्न, हाईली, बहुत ज्यादा रूप में, बहुत ज्यादा मात्रा में, इसका मतलब काइंड का मतलब हो गया तरह से। सो इफ वी connect all these hints and clue, we will find a complete sentence. Similarly, discuss this, क्योंकि जब चर्चा होगी तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे करेंगे। Let us fall into the discussion with this set also. Then we will conclude this video. Rearrange the following group of words and phrases to form meaningful sentence. देखिए, cultural of the anticipated carnival festival Hornbill most is Nagaland the, जगह का नाम है हॉर्नबिल और नागालैंड। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कार्निवल फेस्टिवल है कोई वहां पे होता होगा। तो क्या हम इसको ऐसे स्टार्ट करें, हॉर्नबिल इज द फेस्टिवल, या हॉर्नबिल इज द कल्चरल फेस्टिवल एंटिसिपेटेड मोस्ट इन द नागालैंड, कुछ इस तरह से हो सकता है। ट्राई कीजिए। आई गॉट द मैसेज, इस तरह से ये हो सकता है। क्या बताया जा रहा है हमको, कुछ सांस्कृतिक इस तरह से प्रकट किया जाता है, ये कार्निवल फेस्टिवल का रूप लेता है। इन हिंदी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, काइंडली रीअरेंज इन दिस मैनर, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। देन सी सेकंड वन, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये तो बहुत अच्छा क्लू है, हिंट है। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्टेट वेरी इज ब्यूटीफुल, नागालैंड डाइवर्स एथनिकली, ए एंड। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अब हमको लोकेशन बताई जा रही है किसकी, नागालैंड की। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, एक राज्य है, ब्यूटीफुल है, एथनिकली डाइवर्स है यहाँ पे, मतलब कई आपको सांस्कृतिक रूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई थिंक दिस हिंट इज मोर देन इनफ, सो यू कैन सॉल्व दीज टू
Then discuss third one. Horrible, the named is Indian after the festival. Very simple. हमने कई सेंटेंस देखे. मुझे ऐसा लग रहा है हॉर्नबिल जो नाम है, ईडी नाम रखा गया है. हॉर्नबिल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन फेस्टिवल. कर सकते हैं, ट्राई कीजिए इसको. आई हैव गिवन यू द directions to solve these 4 plus 3. Then our last one, let us try. Naga won the traditional festivities often on his headgears displayed hornbill during one tribal. लेकिन ये बता रहे हैं हमको नागा प्रजाति पहनती है कुछ पारंपरिक, जब इनके त्योहार होते हैं अक्सर, ऑफन का मतलब ऑन एन एवरेज, ऑन इज हेड गियर्स यानी कुछ पगड़ी टाइप डिस्प्ले करते हैं हॉर्नबिल ड्यूरिंग, जब भी कोई ट्राइबल मेला वगैरह लगता है. इतनी हिंदी से इंग्लिश बनाना आपको आ जाना चाहिए. इट्स क्वाइट इजी. सेंटेंसेस में बी टिपिकल, बट आवर अप्रोच विच आई हैव टोल्ड यू, आई हैव सजेस्टेड यू इज वेरी इजी. ट्राई टू फॉर्म अ इमेज ऑफ द सेंटेंस. भले ही से पहले आप प्रैक्टिस करने के लिए अपनी मदर टंग में बनाइए, उसको वापस से इंग्लिश में ले जाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा. सो लेट अस डू दिस एक्सरसाइजेस. लेट मी नो. वी हैव डन अराउंड गुड 8 to 10 solutions. I have given you clues and directions. So what we have done today? First thing, we have discussed what are the jumbled sentences. Then secondly, फॉर्मेशन कैसे होगी. Try to understand and connect the words. फॉर्मेशन वर्ड सेंटेंसेस की कैसे होगी, पहले आप सारे वर्ड के मीनिंग इकट्ठे कर लीजिए, जो भी लैंग्वेज में आपको सुविधा है शुरू के दिनों में. Otherwise, after having a very good practice, I will ask you to think in English and respond in English. Punctuation का जरूर ध्यान रखिए. As I told you, अगर हमको क्वेश्चन मार्क दिया है तो it should be a meaningful question. नॉर्मली हमको कोट नहीं मिलते हैं तो हमको इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी अगर है तो एंड में मीनिंगफुल हमको एक्सक्लेमेटरी बनाना पड़ेगा. इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें. सो व्हाट वी हैव डन आफ्टर डूइंग ऑल दीज 3 एक्टिविटीज, वी आर बाउंड टू गेट द करेक्ट desired meaningful sentence. So please try to solve these good 8 questions I have given you. I have explained you at length. देख लीजिए, नोट कर लीजिए इनको. Please try. Please get the correct answers with this methodology. As usual, I wish you a very good luck in your ensuing exams. Kindly try to score as much as possible, nearing 100%. Thank you with this. I need your comments. Thank you.